यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने अभी तक टैक्स में क्या क्या कंप्लीट किया है इन इनकम टैक्स, उसे हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, तैयार हो आप लोग? ओके। हमने सबसे पहले इनकम टैक्स में स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले इनकम टैक्स में स्टार्ट किया था टैक्स होता क्या है। ठीक है, जहां पे हमने देखे थे टैक्स के दो टाइप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का पूछा जाने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। ये पढ़ने के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए थे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे हमने देखा था डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस पढ़ने के बाद में हमने डिस्कशन किया कि सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स, जिसमें एक वर्ड है इनकम, दूसरा वर्ड है टैक्स। तो हमने टैक्स कैसे निकालते डिस्कस कर लिया। अभी हमें क्या डिस्कस करना है, इनकम। तो इनकम डिस्कस करने के लिए हमने सबसे पहले देखा था कि इनकम को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिनको हमने इनकम टैक्स के 5 हेड बोला है। सबसे पहला हेड कौन सा था, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के बाद नेक्स्ट हेड कौन सा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। फिर कौन सा हेड डिस्कस किया था हमने, बिजनेस प्रोफेशन एंड वोकेशन। फिर कौन सा डिस्कस किया था, कैपिटल गेन। और चौथा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, अदर सोर्सेज। ये सारी की सारी चीजें जहां पे हमें नोटेड थी, जहां पे हमारे लिए रखी गई थी, उससे पहले एक चैप्टर हमें पढ़ना था जिसका नाम था रेजिडेंशियल स्टेटस। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करने से पहले ही टैक्स लाइबिलिटी इसलिए पढ़ ली ताकि रेजिडेंशियल स्टेटस या किसी और चैप्टर में अगर कोई टैक्स पूछा जाए तो आप लोगों को पता हो। नाउ द क्वेश्चन इज, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ना ही क्यों है। प्रश्न क्या है, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया क्यों जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेजिडेंशियल स्टेटस, है ना। आप लोगों को जान के पहले एक बार पहले हेडिंग लगा लो आप लोग, भले ही चाहो तो, रेजिडेंशियल स्टेटस, और पेन डाउन कर लो। मनस्वी को जानते हो आप लोग, मनस्वी को? हाँ जी, ये मनस्वी है ना। मनस्वी, मैंने जहां तक मुझे पता चला है तुम्हारी फैमिली में काफ़ी सारे लोग फॉरेन में रहते हैं। वाह, अच्छी बात है ना। कितने, 15-20 लोग फॉरेन में रहते हैं, और बड़ी बात है ना। 15-20 लोग जब फॉरेन में रहते हैं तो ये भी बात कंफर्म है कि इनके फॉरेन में ट्रांजैक्शन भी चलते रहते होंगे, है ना। अभी क्या हुआ कि इसकी बुआ जी ने कहा कि मनस्वी तुम इंडिया में बैठी हो, इतना बढ़िया तुमने ज्ञान ले लिया है इनकम टैक्स का, तुम भी आ जाओ यूएस। अभी बुआ जी कहाँ पे बैठी है, यूएस। तो मनस्वी नाउ एक्सपोर्टेड टू यूएस। अभी मनस्वी वहाँ पे क्या कर रही है, यूएस में इंडियन लोग जो बैठे हैं उनके टैक्स कंप्लाइंसेस रिलेटेड टू इंडिया का वर्क कर रही है ना, और दबा के पैसा कमा रही है। ठीक है, लेकिन दिल और दिमाग पूरा कहाँ है इसका, इंडिया में। और इसका मन भी क्या हो रहा है, कहाँ पे रहना है इसको, इंडिया में। नाउ द इंडिया में रहना, जीवन इंडिया में निकालना है, बट पैसे कहाँ कमाने। मतलब ये उस सोच की लेडी है, उस सोच की लड़की है कि कमाना तो है डॉलर में और खर्च करना है रुपीज में। तो जब कभी अपन, पता है अमीर आदमी कौन होता है, जो डॉलर में कमाता है और रुपयों में खर्च करता है। तो इसने भी वही सोच रखा है। तो वहां पे इसने हर साल ये लगभग 4 से 5 महीने वहां पे रहती है। कितने महीने रहती है, 4 से 5 महीने। और वहां पे लगभग लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए कमा कर, ज्यादा करो या ठीक है, बहुत इतने क्या, अपन इतना घने से थोड़े कम कर दो तो भी चलेगा क्या, कमा के और इंडिया आ जाती है। कमा के कहाँ आ जाती है, इंडिया। अभी ये 8 महीने कहाँ रह रही है, अगले 8 महीने कहाँ रह रही है, इंडिया में। 4 महीने कहाँ रह रही है, अच्छा, वो सारा पैसा खर्च कहाँ होगा, बोलो ना, पैसा खर्च कहाँ होगा। अब मेरा क्वेश्चन समझो कि जो इसने उस 4 महीने में यूएस में कमाया है, उसका टैक्स यूएस गवर्नमेंट लेगी कि नहीं लेगी, पहला क्वेश्चन तो ये है। छोड़ो ना, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी कि नहीं लेगी। क्वेश्चन समझ में आया कि एक पर्सन है, साल के कुछ महीने कहाँ रहता है, यूएस में है, वो इंडियन लेकिन रहता कहाँ है, यूएस में। पैसा कमा के वापस इंडिया आ जाता है, इंडिया में टैक्स देना है नहीं देना है। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उल्टा, यूएस का एक पर्सन है ना, जो इसका वहां पे दोस्त बन गया है। क्या नाम रखूं, कुछ भी रख दो ना, कुछ भी। तो नाम रख दिया मैंने डेनी। क्या नाम रख दिया,
डेनी। डेनी कहाँ का है? यूएस का। तो मनस्वी बोले कि एक काम करो डेनी, इंडिया चलो, इंडिया में भी कई सारे यूएस के लोग हैं, अब हमारा देश आगे बढ़ गया है, जो यूएस के लोग इंडिया में रहते हैं उनका तुम काम इंडिया चल के कर लो, बढ़िया पैसा मिलेगा। अभी डेनी कहाँ आ गया? इंडिया में। इंडिया आया, डेनी कहाँ का है? यूएस का। डेनी कहाँ का है? यूएस का। कहाँ पे आ गया? इंडिया में। और लगभग 2 से 2.5 करोड़ का काम किया है ना 4-5 महीने में, और वापस कहाँ चला गया? यूएस। नाउ द क्वेश्चन इज, डेनी को इंडिया में टैक्स देना है कि यूएस में टैक्स देना है? दोनों सवाल समझ में आए? पहला सवाल किसके लिए था? इंडियन पर्सन फॉरेन में पैसा कमा के इंडिया में खर्च कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, फॉरेन पर्सन इंडिया में पैसा कमा के फॉरेन ले जा रहे हैं, टैक्स इंडिया लेगी या नहीं लेगी? ये सारी चीजों का डिस्कशन करने के लिए जिस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ता है उस चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। सर बताओ ना सर, बताओ ना सर, टैक्स कहाँ लगेगा, कौन देगा? नहीं, इन सब बातों का जवाब कब आएगा? जब हम चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए अभी एक सवाल है, कब तक सवाल रहेगा? अगले 3-4 दिन तक, जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्वेश्चन रहने देना, फिर तुम खुद अपने आप जवाब दे पाओगे कि टैक्स देना है या फिर नहीं देना है। तो आइए हम लोग समझते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। पहली बात, हमें इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है उसको समझना। हमें इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट पढ़ना है रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा पार्ट पढ़ना है इनकम का सिचुएशन। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम का मिक्सचर करते हुए हमें डिसाइड करना है कि टैक्सेबल है या फिर नहीं है। आइदर इट इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल। तो मुद्दा क्या हो गया? हमें समझना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पहले क्या समझना है? रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। फिर समझना है कि इनकम का लेवल क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम को मर्ज करके हमें जो डिसीजन लेना है उसका हमने नाम रखा रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम। अब कुछ लोग होंगे जिनका स्टेटस इंडियन आएगा, यानी कि उसको हम लोग बोलेंगे रेजिडेंट, लेकिन इनकम का स्टेटस आ जाएगा फॉरेन इनकम। तो हमें पता लगाना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर आंसर आया रेजिडेंट और इनकम में आंसर आया फॉरेन इनकम, तो रेजिडेंट के लिए फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लीजिए रेजिडेंशियल स्टेटस का आंसर आया है आपका नॉन रेजिडेंट, लेकिन इंडियन है इनकम, तो आपको पता लगाना है कि नॉन रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल है या फिर नहीं है। इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे सवालों का आंसर मिलेगा आपको इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ना है, हमने डिस्कस किया। पहले स्टेटस पता लगाएंगे, फिर इनकम का पता लगाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस को होता क्या है। क्वेश्चन क्या राइज होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस को होता क्या है और किसका पता लगाना है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, रेजिडेंशियल स्टेटस हमें पता लगाना है सब लोगों का। कुछ याद है? पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने 2 लेक्चर पहले। किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन था? तो हमें सबसे पहले पता लगाना है इंडिविजुअल का स्टेटस। फिर क्या पढ़ा था? एचयूएफ। तो सेकंड नंबर पे किसका स्टेटस पता लगाएंगे? एचयूएफ का। फिर हमने क्या पढ़ा था? फर्म। तो थर्ड नंबर पे किसका पता लगाएंगे? फर्म का। फिर हमने क्या पढ़ा था? कंपनी। तो फोर्थ नंबर पे किसका पता लगाएंगे? कंपनी। फिर रिमेनिंग सबका। इन सबका स्टेटस हमें कैलकुलेट करना सीखना है। तो हम लोग हेडिंग लगाया आपने रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके अंदर लिखना शुरू करें। इन द चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, इन द चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, in the chapter residential status, we are going to calculate and understand the status of individual HUF कॉमा नहीं होने का देना तो एक बार इंडिविजुअल कॉमा HUF कॉमा कंपनी कॉमा इंडिविजुअल कॉमा HUF कॉमा कंपनी कॉमा फर्म एंड अदर एंटिटीज फर्स्ट हेडिंग लगाएं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर में फर्स्ट हेडिंग लगाएं
इसके अंदर में फर्स्ट हेडिंग लगाएं, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सेक्शन 6, सबसे पहला जो सेक्शन हम कैलकुलेट कर, जो पता लगा रहे हैं वो है सेक्शन नंबर 6। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 6। और सेक्शन 6 के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ, हम लोग क्या पता लगा रहे हैं? इंडिविजुअल, है ना। तो कोई भी बात शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके स्टेटस कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसके स्टेटस होते हैं 3 टाइप्स ऑफ, है ना। 3 टाइप्स ऑफ स्टेटस। कितने स्टेटस होते हैं? 3, है ना। पहला होता है, देखो आप लिखना मत, पहला होता है जैसे रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के अंदर 2 स्टेटस होते हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और दूसरे तरह का स्टेटस हो गया, तो ये देखो, इस एक्चुअली रेजिडेंट को स्टेटस होता ही नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए सीखते हैं। तो एक्चुअली कौन सा वाला रेजिडेंट फर्स्ट हो गया? ऑर्डिनरी, और दूसरा कौन सा हो गया? नॉट ऑर्डिनरी। तो थर्ड जो स्टेटस हमें पता लगाना है, वो है नॉन रेजिडेंट। कौन सा हो गया? तो टोटल कितने तरह के स्टेटस हो गए? 3। अब जो है, पहले हम लोग कुछ रफ वर्क करेंगे, करना फेयर कॉपी में ही है, जिसको हम लोग वर्किंग्स करेंगे, और वर्किंग करके हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में घुस जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग, है ना। इसको ऐसा समझो कि जो किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है चार्मी, वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ स्टे पर, कि लास्ट ईयर्स में कितने दिन इंडिया में स्टे किया है। जैसे कोई पर्सन पिछले साल में अगर 120 दिन से ज्यादा इंडिया में स्टे किया है, रिपीट माय वर्ड्स, क्या बोला मैंने? पिछले साल में 182 दिन, सॉरी 120 बाद में आएगा, पिछले साल में 182 दिन से ज्यादा स्टे किया है, तो उसको हम बिना कुछ सोचे समझे रेजिडेंट बोल देंगे। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया, रेजिडेंट तो कोई स्टेटस होता ही नहीं है। रेजिडेंट के अंदर कौन सा होता है? या तो ऑर्डिनरी या तो नॉट ऑर्डिनरी। तो वो फर्दर और कंडीशन चेक करके हमें देखना है कि वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। इसका मतलब डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? स्टे पे। तो सबसे पहली बात, 2 बातें मैं एक साथ करता हूं कि या तो पर्सन हमारा क्या बन जाएगा? रेजिडेंट, और या फिर हमारा पर्सन क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अब अगर मैं बात करूं रेजिडेंट की, तो कोई भी पर्सन हमारा रेजिडेंट कब बनेगा? जब पिछले साल 182 दिन से ज्यादा स्टे करे। मीन्स टू से, इफ पर्सन स्टे, पर्सन लिखूं या इंडिविजुअल लिखूं? इंडिविजुअल, क्योंकि हम लोग अभी किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? इंडिविजुअल का, है ना। इफ इंडिविजुअल, अभी नोट मत करो, है ना, क्योंकि काटापीटी भी हो सकती है ना। इफ इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया, अगर इंडिविजुअल स्टे कर रहे हैं इंडिया में फॉर 182 डेज और मोर। फिर से एक बार, क्या बोला मैंने? अगर कोई व्यक्ति 182 दिन से ज्यादा इंडिया में अगर क्या कर रहा है? स्टे कर रहा है। अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 दिन से ज्यादा अगर क्या कर रहा है? स्टे कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रेजिडेंट। अब समझना मेरी बात को। या फिर अभी जो हम साल पढ़ रहे हैं उसका नाम है असेसमेंट ईयर, पिछले साल का क्या नाम था? प्रीवियस ईयर। तो अब अगली बात को और ज्यादा अच्छे से समझना। सेकेंड नंबर, इफ, और लिखा है वर्ड, है ना। और का मतलब क्या हो गया? या तो ऊपर वाली या फिर नीचे वाली। इफ स्टे ऑफ इंडिविजुअल इन प्रीवियस ईयर इज 60 डेज और मोर। मतलब क्या हुआ? पिछले साल में इंडिविजुअल का स्टे कितना हो जाए? बोलो ना यार, 60 डेज और मोर। एंड यहाँ पे एंड वर्ड यूज किया है, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया था? ऊपर। और मतलब या तो कंडीशन नंबर 1 और या फिर कंडीशन नंबर 2। फिर से एक बार, है ना, या तो कंडीशन नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक।
अभी जो कंडीशन नंबर 2 है इसमें और एंड है बीच में, ध्यान रखना, एंड स्टे इन, इसको बहुत गौर से सुनना, इंग्लिश है ध्यान रखना, 4 years preceding to previous year, stay in 4 years preceding to previous year is 100 and ना, कितने दिन है बताओ तो, नहीं, कितने कितने, नहीं कितने, हाँ नहीं, हाँ 365 days, 365 days और मोर। मतलब देखो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या, पिछले साल में कितना रहना है 60 दिन, और पिछले 4 सालों में कितने दिन रहना है, ये दोनों बातें पूरी हो जाए मतलब कंडीशन नंबर 2 इज सेटिस्फाई। या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, इन दोनों में से कुछ भी हो जाए तो क्या बन जाएगा, और अगर दोनों ही नहीं हो तो अदरवाइज, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन। नोट कर लेते इतने बात को पहले। होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा पूरा अच्छे से, चल रहा है क्या, ठीक है। यस, हो जाए तो बताना। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है। चलिए मैं मानते हुए चल रहा हूं आप लोगों ने लिख लिया है। अब सुनो मेरी बात, अभी तक हमने रेजिडेंट पढ़ा है, ध्यान रखना, और मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था, रेजिडेंट नाम की कोई चीज या तो कौन होता है, ऑर्डिनरी, या फिर कौन होता है, रेजिडेंट नाम एक दो जगह काम आएगा, वो कहां आएगा, ऑर्डिनरी की डेफिनेशन में रेजिडेंट काम आएगा। तो अब समझना इसके बाद, अब आपको इन्होंने बना दिया रेजिडेंट, क्या बना दिया, अब रेजिडेंट बनने के बाद दो बातें होगी, रेजिडेंट तो बन गए, क्या बन गए आप, रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद दो बातें होगी, या तो आप क्या बनोगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या तो आप क्या बनोगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फिर से एक बार, या तो आप क्या बनोगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और या फिर आप बनोगे नॉट ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनोगे, ये समझ लो। अगर, अब देखो मेरी बात सुनो, यहां पर भी जब मैं पढ़ा लिखा ना मैंने आप लोगों को कि पिछले साल में कितने दिन रहना है, 60 दिन, फिर क्या लिखा था, 4 साल, कौन से वाले 4 साल, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, मतलब आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर है 2024-25, उसके पिछले वाले 4 साल देखने।
2024-25 में तो 60 दिन देख लिए ना, अब 2024-25 से पीछे वाले 4 साल है उसमें 365 दिन देखने। ठीक वैसे ही यहां पर अब आपको देखना है स्टे इन, साथ साथ लिख लो 7 years, स्टे इन 7 years प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। फिर से एक बार, स्टे इन 7 years, स्टे इन 7 years preceding to previous year is, stay in 7 years preceding to previous year is 730 days or more। पहली चीज, और नहीं, एंड, सॉरी, एंड he is resident for 2 years in 10 years preceding to previous year। लिख लीजिए एक बार फटाफट से। हो जाए तो बता देना मुझे। अब बात को समझना, क्या बोला उसने, पिछले 10 सालों में कितने साल के लिए रेजिडेंट बनना है उसको, 2 साल के लिए। वर्ड को फिर से सुनना, पिछले 10 सालों में 2 साल के लिए, 10 सालों में 2 साल के लिए क्या बनना है, रेजिडेंट बनने के लिए फिर से हम लोगों को ये वाली कंडीशन को चेक करना होता है। मतलब क्या हुआ समझना, यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट वाली कंडीशन नंबर 2 को कंफर्म करने के लिए आपको पिछले 10 सालों का हिस्ट्री देखना है कि कितनी बार वो रेजिडेंट बना है, यानी कितनी बार 182 दिन से ज्यादा इंडिया रहा है। ये तो हो गई कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 1 एकदम क्लियर है, पिछले 7 सालों में, यहां पे वर्ड क्या लिखा है देखो, यहां पे अच्छे से मनस्वी, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। कितने प्रीसीडिंग ईयर देखने, 7। कौन से साल से देखने, पिछले से पिछले 7 साल। एवरीवन, पिछले से पहले वाले 7 साल, और उसमें कितने दिन रहना है, 730 दिन, है ना। तो अगर ये रह गया तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब मैं इसी बात को ना अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। ये कंडीशंस कैसे चेक करनी होती है। पहली कंडीशन क्या थी, प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा। ये समझाने की बात है या समझ में आ गई, आ गई। दूसरी कंडीशन है प्रीवियस ईयर में 60 दिन से ज्यादा एंड पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज्यादा। ये समझ में आ गई या आनी बाकी है, आ गई, ठीक है। ये दोनों आ गई। ये 4 साल कौन से वाले हैं ये समझो। जैसे हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे असेसमेंट ईयर 2025-26 का। तो मुझे बताओ हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन से हैं, 2024-25। इसमें कितने दिन देखने हमें, अब इससे पिछले वाले 4 साल, यानी कि 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21। ये जो 4 साल है, इन 4 सालों में कितना देखना है, 365। अगर ये 60 दिन यहाँ रह जाता है, 365 दिन यहाँ रह जाता है, मतलब ये हो गई कि रेजिडेंट वाली कंडीशन नंबर 2 भी पूरी हो गई। हमें 2 देखनी है, इन दोनों में से एक देखनी है। या तो कंडीशन नंबर 1 देखनी है, दैट इज 182 दिन, या तो कंडीशन नंबर 2 देखनी है, 60 और 365। ये होने के बाद अब जो एडिशनल कंडीशन देखनी है वो कैसे कंफर्म की जाती है वो भी समझ लो। 7 इयर्स, कौन से 7 इयर्स, प्रीसीडिंग टू, बोलना पड़ेगा, प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल से पिछले 7 साल, पिछले साल से पिछले 7 साल, उसमें कितने दिन रहना है, 730 डेज। कैसे चेक करना है, 730 दिन गिन लो, ठीक है। उसके बाद 10 सालों में, कितने सालों में, 10 सालों में कितने साल के लिए देखना है, 2 साल के लिए। क्या देखना है, रेजिडेंट है या फिर नहीं है। अब रेजिडेंट है या फिर यानी का मतलब क्या हो गया, आपको पिछले 10 साल देखने, कौन कौन से ऐसे साल है जिसमें 182 दिन से ज्यादा रहा है ये चेक कर लेना है।
अगर ये 2 साल भी 120 से ज्यादा दिन रह गया मतलब ये रेजिडेंट हो गया दोनों बार, हाँ या ना? क्या मैं क्वेश्चन में आ सकता हूँ अब? ये वाला नोट कर लिया आपने अच्छे से, लिखें। इसके बाद लिखें, अब नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा ये अदरवाइज, सीधा अदरवाइज। अदरवाइज का क्या मतलब हो गया? या तो इसके और या फिर इसके अलावा। लिख लो फटाफट से। नहीं, प्रीवियस लिखा है। 60 दिन भी प्रीवियस ईयर के देखने हैं। देखो ना, अरे असेसमेंट ईयर 25-26 तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? तो 24-25 के 60 दिन देखने हैं और उससे पिछले वाले 365 दिन देखने हैं। 730 दिन जो देखने हैं वो भी किसके देखने हैं? 2023-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19। हाँ सही नहीं, रिव्यू मत करो यार, डरो मत यार। हाँ 20-21, ये वाले जो 7 साल है, इस 7 सालों में कितना देखना है? 1 2 3 4 5 6 17 18। इन 7 सालों में आपको टोटल मिला के कितने दिन देखना है? 700। अब नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कैसे होगी? दिस इज द क्वेश्चन। अब कोई मनस्वी है, बुआ जी कहाँ रहती है? यूएस, है ना? बुआ जी कहाँ रहती है? यूएस। अभी मनस्वी जो है, बुआ की इतनी खास कि हर 20-25 दिन महीना भर रोए नहीं, बुआ एक व्हाट्सएप पे टिकट भेज देवे, जोधपुर से उड़ो मुंबई, मुंबई से उड़ो और यूएस जाओ। मनस्वी को भी लग रहा है ठीक है, भगवान ऐसी बुआएं सबको देवे, है ना? और मनस्वी जा रही है यूएस। अभी 25-30 दिन यूएस रह के आ गई, फिर आई जितने मनस्वी का बर्थडे था तो फिर से बुआ जी ने टिकट भेज दी, फिर से मनस्वी 20 दिन रह के आ गई, फिर बुआ की एनिवर्सरी थी तो फिर से बुआ ने टिकट भेज दी, फिर और ऐसे करके काम के लिए तो जा ही रही थी। ऐसा करके बार बार जाके ऐसा हो गया कि मनस्वी को पता चला कि मनस्वी साल भर में 200 दिन यूएस रह गई। कितने दिन यूएस रह गई? तो इंडिया में कितनी रही? 165। लो, मनस्वी ने तो पहली कंडीशन ही पूरी नहीं करी। ऐसा भी होता है कई बार, ये जो फिल्म एक्टर वगैरह नहीं होते हैं, शूटिंग के लिए जाते हैं बाहर, है ना, और इतना लंबा बाहर चले जाते हैं कि बाहर ही बैठ रहते हैं, अचानक से उनको पता चलता है कि उनका स्टेटस ही बदलने वाला है, तो उनको वापस से इंडिया आना पड़ता है ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि लंबे समय तक जो इंडिया से बाहर लोग रहते हैं, क्या बोला, लंबे समय तक उनका स्टेटस कई बार बदल भी सकता है। इसीलिए जिन लोगों का धंधा दुबई, यूएस, यूके, कनाडा, कुवैत, कतर, ओमान यहाँ पर है, वो लोग अपना बार बार स्टेटस उनको चेक करना होता है, हर साल उनको देखना होता है कि उनका स्टेटस क्या है, और हर साल के उनके स्टेटस के आधार पर उनका जो है वो टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है। यस और नो? यस सर। लिखें क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ डेज में एक और बात मैं बताना भूल गया। जैसे सपोज मनस्वी 20 तारीख को रात को 11 बजे, 20 तारीख को कितने बजे? रात को 11 बजे इंडिया से उसने फ्लाइट ली और फ्लाइट करके उड़ के 21 तारीख को मॉर्निंग में 4 बजे यूएस पहुंच गई। ठीक, रवाना कितने बजे हुई थी? 20 तारीख को 11 बजे पहुंची कि कब? 21 तारीख को 4 बजे। मुझे बताओ 20 तारीख को वो रवाना हो गई थी, इंडिया तो छोड़ दिया था, इंडिया तो 15 मिनट में छूट जाता है। मुंबई से उड़े और जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के ऊपर पहुंचे, ये इंडिया से बाहर 3 मिनट के अंदर इंडिया क्रॉस। अब तो 20 तारीख को मनस्वी इंडिया में है कि बाहर है? चलो ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो पूरे दिन थी, एक ही घंटे के लिए बाहर थी, तो भी तुमने बाहर करार कर दिया मनस्वी को। ये तुम्हारा देश प्रेम है? एक और बात, चलो अपन इससे भी खतरनाक देखते हैं। 21 तारीख को जैसे अपना बर्थडे बनता है ना, जैसे 21 को अपना बर्थडे है, तो 20 तारीख को रात को 12 बजे दोस्त आ जाते हैं। तो मनस्वी की फ्लाइट थी 21 तारीख को 12:15 बजे मिडनाइट, मतलब 20 और 21 के बीच वाली 12:15 बजे, 20 और 21 के बीच वाली, 20 और 21 की रात को 12:15 बजे। तो 20 की डेट को रवाना हुई है कि 21 की डेट को रवाना हुई है? 21 की डेट को रवाना हुई है। 21 को इंडिया में कितने टाइम के लिए थी? 15 मिनट। तो भी 21 की डेट को इंडिया के अंदर काउंट करना है। द डेट on which person going outside India and the date on which person coming to India, both date will be inclusible.
दोनों को इंक्लूड करते हुए कैलकुलेट करना है। ये भी नहीं देखना है कि 15 तो मिनट इंडिया रही है, 15 मिनट इंडिया रही है, इंडिया का एक दिन काउंट हो गया। ठीक है, तो लिखें नो, पहले एक बार नोट लिख दो, चलो ठीक है नोट लिख, यानी ये नोट बाद में लिख लेना, अभी इसको सिर्फ समझा तो दिया है, जब काम आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, जो 365 दिन, 182 दिन, 60 दिन, 730 दिन, जो मैंने बार बार अलग अलग टाइमिंग्स लिखी है ना, वो कलेक्टिवली चेक करनी है। जैसे मान लो 10 दिन रहा और वापस आ गया, तो 10 दिन काउंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, है ना। कभी 20 दिन रहा, लगातार एक साथ रहने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन रहा वापस आ गया, कुछ दिन रहा वापस आ गया, चलेगा। तो एक साथ इंडिया में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखें, एग्जाम्पल लिख लें, अब क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टे ऑफ चार्मी, stay of Charmi during previous year is as previous years is as follows। पिछले सालों में चार्मी का स्टे कुछ इस तरह से है। दो हजार 24-25 2024-25 250 डेज, 2023-24 110 डेज, 2022-23 170 डेज, 2021-22 300 डेज, 2020-21 190 डेज, 2019-20 2019-20 150 डेज। कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ चार्मी फॉर असेसमेंट ईयर 2025-6। करो, करिए साहब क्वेश्चन को तैयार। हेलो हेलो, हाँ, कौन सा रेजिडेंट? ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट, क्या रहा है? ऑर्डिनरी। सारी कंडीशन पूरी हो रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता सारी कंडीशन पूरी हो रही है। चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, चेक करवाऊं? चेक करवाऊं? ओके, आ जाओ। अब इसको करने का तरीका देख लो। एक मिनट, आओ तो नीचे। यस, सबसे पहले करें, शुरू करें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा रहना होता है। कितने दिन से ज्यादा रहना होता है? हाँ या ना? तो 182 दिन से ज्यादा रहना होता है, यस और नो? यस। जब प्रीवियस ईयर में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहना होता है, रही कि नहीं रही चेक कर लेते हैं। 2024-25 250 दिन है, तो 250 दिन जो है वो 182 दिन से ज्यादा है कि कम है? अरे बिल्कुल ज्यादा है। क्या कर रहे हो, हाँ या ना? यस। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। रेजिडेंट है या नहीं है? रेजिडेंट बनने के लिए जो कंडीशन पूरी करनी थी कर ली कि नहीं करी? कर ली। अब आगे देखते हैं ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। मुझे बताओ 7 सालों में 730 दिन। अब पहले 7 साल काउंट करते हैं। 7 ईयर्स में 7 ईयर्स में कितने दिन चलना होता है? 730 डेज। तो देखो 2024-25 250 दिन, यस। तो 7 साल में कितने दिन के लिए स्टे करना था? 730 दिन के लिए। चेक करते हैं। अब मेरी बात सुनो,
बात एक बार कान खोल के सुन लेना, ये वाला 2024-25 से अकाउंटिंग में नहीं लेना है। क्या क्या लेना है? 110, 170, 300। अच्छा सर, आप जो बोल रहे थे बार बार कि 7 साल में 730 दिन, 7 साल में, वो 7 साल प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल थे। तो इसका मतलब समझना बात को, 2023-24, 22-23, ये सब चीज है ना। तो मैं शुरू करता हूं सबसे पहले 2023-24, 22-23, 20-21, 19-20, कहां तक लिया था? 19-20 तक। यस बोलना शुरू करो। कौन सा गैप है? ओके, 21, 22, 20, 21 और 19, 20। मुझे बोलना शुरू करो, कितने कितने दिन थे वो? 110, 170, 300, 190, 150, टोटल करो 920। सर ये 7 साल तो हुए नहीं, 5 ही तो साल हुआ है। मैं तो कह रहा हूं भले 2 ही साल हो ना। 7 में 730 चाहिए, पहले हो जाए तो और बढ़िया है, हाँ कि ना? तो क्या 7 साल में 730 वाली कंडीशन पूरी हो गई? हो गई। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है 10 साल में से 2 साल के लिए रेजिडेंट। ध्यान रखना मनस्वी, किसी भी साल के लिए रेजिडेंट बनाने के लिए, किसी भी साल में रेजिडेंट बनाने के लिए आपको देखने होते हैं 182 दिन से ज्यादा है क्या। यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, और यहाँ पे है, यहाँ पर है, हाँ, यहाँ पर भी नहीं है। 10 में से 2 साल हो गए, हमें 2 ही चाहिए थे। हमें कितने चाहिए थे? 2। तो क्या ये 10 ईयर्स में 2 ईयर्स के लिए रेजिडेंट है? यस और नो? यस रेजिडेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एज ही ही नहीं, शी, ही था कि शी था, कौन था? एज शी कंप्लीटेड ऑल दी कंडीशन हेंस इट इज रेजिडेंट। फॉर्मेटिंग वगैरह सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले बताओ समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया तो फटाफट से लिखना शुरू करो। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टे ऑफ एक्स इन previous years is as follows. Previous years is as follows. Year 20, sorry, year 24, 25, 23, 24, 22, 23, 22, 23, 362, 365 और 70। Calculate residential status of X for assessment year 2000, assessment year 2025-26. Example number 3, stay of X in previous year is as follows: 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22, 20, 21। अभी 24, 25 210 दिन, 23, 24 182, 181, 150, 100। कैलकुलेट रेजिडेंशियल status of X for assessment year 25-26। ऊपर करूं स्क्रॉल? लिख लिया नहीं वाला क्वेश्चन? फर्स्ट तो लिख ही लिया था पहले ही, सेकंड भी हो गया। एक और क्वेश्चन लिख लें। स्टे ऑफ एक्स इन previous year is as follows: 24, 25, 53 days, 23, 24, 365, 22, 23, 365, 21, 22,
365 है ना. Calculate residential status of calculate residential status of X for assessment year 25-26. Thank you so much for today's lecture. होप कि बारिश वारिश ना आए और लेक्चर लगातार चलते रहें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.